नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चले देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के ततारपुर के पास अपराधियों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार युवक से मोबाइल छीन लिया, लेकिन युवक ने जब इसका विरोध किया तो अपराधी ने गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी का रहने वाला युवक ऋतिक कुमार वर्मा इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़कर क्यूल स्टेशन जा रहा था। बताया जा रहा है कि जब अपराधी युवक से मोबाइल छीन रहे थे तो उस दौरान युवक अपराधियों से उलझ गया, एक को पकड़ लिया, जिसके बाद अपराधी ने गोली मार दी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। ट्रेन में बैठे यात्री और रेल पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद रेल यात्रियों में दहशत का माहौल है। खगड़िया सदर प्रखंड के भदास दक्षिणी मुखिया पूजा कुमारी के कार्यालय पर अपराधियों ने पहले फायरिंग की, फिर अपराधियों ने कार्यालय के पास खड़ी मुखिया की स्कॉर्पियो में आग लगा दी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक आग से मुखिया की स्कॉर्पियो पूरी तरह से जल गई। मुखिया और उसके पति का आरोप है कि चुनावी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। महिला मुखिया के पति ने कहा कि कल शपथ ग्रहण लेने के बाद गांव के लोगों से मिल रहे थे, फिर सभी लोग सोने चले गए। मुखिया पूजा कुमारी ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। मुखिया की शिकायत के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने दावा किया है कि इस घटना में जिसका भी नाम आएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से गांव के लोगों में आक्रोश है। सीतामढ़ी पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, चांदी के जेवर, सोने के बिस्किट के साथ करोड़ों की चरस बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाशों में से एक शिव शंकर सहनी शामिल है। सहनी पर यूपी के लखनऊ में 26 करोड़ की डकैती में शामिल होने का आरोप है। डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले इस शातिर बदमाशों ने सीतामढ़ी के बॉर्डर के इलाके में ताबड़तोड़ डकैती की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को परेशान कर दिया था। बताया जाता है कि नेपाल के रास्ते सभी बदमाश चरस का खेप लाकर देश के कई राज्यों में भेजते हैं। नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण अपराधी हमेशा सीतामढ़ी को अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए बेहतर मानते हैं। बॉर्डर इलाकों में घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़ी आसानी से नेपाल सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन के जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच बनी नई रेल सुरंग से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन चलाने का सफल ट्रायल किया गया। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि 341 मीटर लंबी रेल सुरंग को क्रॉस करने में उसे महज 11 सेकंड लगे। ट्रायल के बाद नई रेल सुरंग को राजधानी जैसी फास्ट ट्रेनों के परिचालन के लिए तैयार घोषित कर दिया गया। इसके बाद अब नए साल के जनवरी महीने में कभी भी CRS विजिट करने की संभावना बन गई है, क्योंकि सुरंग निर्माण से जुड़े इंजीनियरिंग विभाग और इलेक्ट्रिकल विभाग ने सुरंग का कार्य पूरा कर लेने का ग्रीन सिग्नल रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। बता दें कि 341 मीटर लंबी रेल सुरंग को बनाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अभी जमालपुर और रतनपुर तक सिंगल लाइन है। एक ही लाइन से दोनों दिशाओं की ट्रेनें चल रही हैं और एक सुरंग होने के कारण इतनी दूरी का डबल लाइन का काम रुका था। गिरिडीह में इन दिनों बिजली की कटौती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। आलम यह है कि घर तो छोड़िए, ट्रेन चलने के लिए भी बिजली समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसी का नतीजा है कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी समय पर खुल नहीं पा रही है। ऐसे में कड़ाके की ठंड में यात्रियों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि ट्रेन खुलने का समय रात 10 बजे है, लेकिन बिजली सप्लाई नहीं होने से ट्रेन रात 11:15 बजे खुल पाई। ऐसे में ट्रेन देर से खुलने से नाराज सैकड़ों यात्री घर लौट गए। ट्रेन खुलने का टाइम हुआ तो बताया गया
कि ऑटो कट होने के कारण बिजली से ट्रेन की सेवा बाधित है। मधुपुर में मेल ट्रेन नहीं पकड़ पाने की आशंका में बहुत से यात्रियों ने अपना टिकट भी कैंसिल करवा दिया। बिजली की किल्लत से ट्रेन देर से खुलने से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ट्रेन यात्रियों ने कम से कम ट्रेन के लिए समय पर बिजली आपूर्ति करने की मांग की है। बांका जिला झारखंड के 3 बड़े जिले से जुड़ा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है, जिससे शराब तस्करी की आशंका हमेशा बनी रहती है। शराबबंदी के बाद से झारखंड से जुड़े बांका जिले के तीनों चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद आए दिन झारखंड से शराब की तस्करी का मामला सामने आता है। बांका जिले का बौंसी थाना क्षेत्र दुमका जिले से सटा है, पंजवारा थाना गोड्डा जिले से और चांदन थाना क्षेत्र देवघर से सटा है, जिसके कारण शराब माफिया बॉर्डर से बिहार में शराब लाने का प्रयास करते हैं। चेक पोस्ट पर कई बार माफिया पकड़े भी जाते हैं। फिलहाल नए साल को लेकर झारखंड से शराब की तस्करी की आशंका बनी हुई है, जिसको लेकर पंजवारा चेक पोस्ट पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और 24 घंटे जवान से लेकर चौकीदार तक को तैनात किया गया है। बोकारो के गोमिया प्रखंड के बड़की सीधावारा पंचायत में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने भीतिया पहाड़ के भीतिया गांव में 6 घरों को तोड़ दिया, साथ ही घरों में रखे अनाज भी नष्ट कर दिए। हाथियों से भयभीत लोग रात भर ढोल बजाते हुए हाथियों को भगाने में जुटे रहे। इस दौरान हाथियों ने बाहर खड़ी कार के साथ ही आसपास के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे गांव में रात भर कोहराम मचा रहा। हाथियों ने कई किसानों के फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। गांव के लोगों ने किसी तरह से हिम्मत कर गांव से हाथियों को खदेड़ा। गांव के लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन पूरे मामले में वन विभाग उदासीन बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। इन दिनों झारखंड के कई जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। अब तक हाथियों ने कई लोगों को कुचलकर मार भी डाला है। चट्टानों के बीचों बीच से कलकल बहती पानी की धारा, हरी भरी आबो हवा और ये प्रकृति की गोद में बसी ये मनोरम वादियां न दूर दक्षिणी प्रदेशों की है और ना ही स्विट्जरलैंड की, बल्कि ये आपका अपना चतरा है, जहां कुदरत ने बड़ी फुर्सत से तमासीन झरने को ऐसा सजाया संवारा है कि आप भी यहाँ कदम रखते ही अपनी सारी थकान पल भर में भूल जाएंगे। नए साल की छुट्टियों में दूर दराज से पहुंचे ये पर्यटक तमसानी झरने की खूबसूरती में खो से गए हैं। हजारीबाग के गट्टी कोचा झरने में भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां पहाड़ों की ऊंचाई से गिरते पानी की झरझर धारा का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। आसपास घने जंगल और पहाड़ और इस इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। एक्टिव केस की संख्या 900 के पार पहुंच गई है। झारखंड में 344 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। सबसे अधिक केस राजधानी रांची से सामने आए हैं, जहां संक्रमितों की संख्या 118 है, जबकि कोडरमा में 53, पूर्वी सिंहभूम में 43, धनबाद में 31, पश्चिम सिंहभूम में 22, हजारीबाग में 21 और बोकारो में 17 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। रांची के साथ ही कोडरमा और रामगढ़ में पॉजिटिविटी रेट अधिक है। इधर रांची में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित होने से स्थिति और खतरनाक हो रही है। रिम्स में बुधवार को 13 कर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें 7 डॉक्टर और 6 स्वास्थ्य कर्मी हैं। इसके अलावा 2 निजी अस्पताल में करीब 5 डॉक्टर्स पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें 1 सीनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। आज रिम्स में प्रबंधन और अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें सख्ती बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। सुपौल में एसटीएफ की टीम ने 30 लाख की शराब बरामद की है। 189 कार्टन अवैध शराब के साथ टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि अवैध शराब की यह खेप हरियाणा से मरौना प्रखंड के ललमनिया लाया गया था, जिसे मधुबनी जिला के लौखी थाना के नरहिया भेजने की तैयारी थी।
सूचना मिलने के बाद ललमनिया में वार्ड नंबर 6 के रहने वाले तेज नारायण शाह के घर पर टीम ने दबिश दी। यहां पर डाक पार्सल ट्रक से पिकअप वैन में शराब रखी जा रही थी। मरौना पुलिस के अनुसार शराब ट्रक में तहखाना बनाकर लाया गया था, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गई और भारी मात्रा में शराब की खेप को जब्त किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और पिकअप वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर शराब खपाने को लेकर हरियाणा से शराब माफिया ने खेप मंगाया था। और देखिए, नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से, जहां अपराधियों ने बीजेपी नेता को मारी गोली। आपको बता दें कि इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है और हिलसा थाना क्षेत्र में संजय सागर को मारी गई है गोली। तो बड़ी खबर इस वक्त नालंदा से, जहां बीजेपी नेता को मारी गई है गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मारी है, क्या कुछ इस मामले पर अधिक जानकारी है? जी बता दो कि अभी जस्ट जब संजय सागर जो बीजेपी कला संस्कृति मंच के से जुड़े हुए हैं, उन्हें गोली मार के घायल कर दिया गया है। हालांकि उन्हें हरन फार्म में इलाज के लिए 16 साल बिहार से रेफर किया गया है। लेकिन स्थिति फिलहाल कैसी है, ये तो रास्ते में अभी पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसके लिए गोली मारा और क्या विवाद था। जी अभिषेक, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? क्या पुलिस ने कुछ खुलासा किया इस पूरे मामले पर, या पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर और जांच कर रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जो भीड़ भाड़ इलाके में इस तरह से गोली मारी गई है, तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से पुलिस चुस्ती पर सवाल उठा रही है। अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली मारी गई है, तो बीजेपी नेता कहां थे, कहां जा रहे थे और किस दौरान ये घटना को अंजाम दिया गया? फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे। लेकिन जो हिलसा बाजार में मारी गई है गोली, तो इससे साफ जाहिर है कि वो मार्केट में शायद काम करने आएंगे या तो घूम फिर रहे होंगे। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मारी है और सदर अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। और हिलसा थाना क्षेत्र में संजय सागर को अपराधियों ने गोली मार दी है। तालाब में लगे सोलर प्लेट, पास में बिजली केंद्र को बनाने में लगे मजदूर और नाव से मछली पकड़ते हुए लोग। जी हाँ, ये अनोखी तस्वीर दरभंगा के कादिराबाद की है, जहाँ पर सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का काम चल रहा है। सोलर प्लेटों को जमीन पर न रखकर तालाब में रखा गया है, साथ साथ मछली पालन भी की जा रही है। सौर ऊर्जा से तैयार बिजली की सप्लाई दरभंगा के आसपास के इलाकों में की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रदूषण रहित बिजली का उत्पादन होगा। पीपीपी मोड में तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इससे तालाब में हो रहे मछली पालन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरभंगा शहर में लगने वाला ये सोलर पावर प्लांट शहर की बिजली जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही सहायक साबित हो सकता है। मकर संक्रांति का त्योहार आने में अभी कई दिन बचे हैं, लेकिन गुजरात के सूरत में पतंगों के बाजार सजने लगे हैं। खास बात यह है कि इस बार पतंग 30% तक महंगी मिल रही है। पतंगों की बढ़ी कीमतों को लेकर पतंग विक्रेताओं का कहना है कि अधिक बारिश से बांस की फसल को नुकसान हुआ, कागज के दाम बढ़ने, श्रमिकों की कमी और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से पतंग के दाम बढ़े हैं। हालांकि पतंग बेचने वालों का कहना है कि पतंगों की बढ़ी कीमतों के बाद भी इस बार उन्हें उम्मीद है कि उनकी कमाई अच्छी खासी हो जाएगी। खास बजाय रॉ मटेरियल्स की बढ़ोतरी है। कागज, वो कमन टट्टा जो उसको कामड़ी बोलती है न, उसका भाव बढ़ गया है, इसलिए उसमें 20-25% की बढ़ोतरी है। धागे में किस प्रकार? धागे में मिल वाले ने 20 से 25% बढ़ा है पहले से। माल की शॉर्टेज है, अभी धागा भी मिलता नहीं है, बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन है मिल वाले का। इस बार कितना बिजनेस होने की शक्यता है? 60-70% होगा बिजनेस। यूपी के वाराणसी में चल रहे काशी फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन
ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हेमा मालिनी ने यहाँ शिव और दुर्गा पर आधारित नृत्य नाटिका और महिषासुर मर्दिनी की शानदार प्रस्तुति दी। खास बात यह है कि इस दौरान पूरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हर हर महादेव से गूंज उठा। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के अलावा इस महोत्सव के दूसरे दिन भोजपुरी स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भोजपुरी का तड़का लगाया। बम बम बोल रहा है काशी के गाने से उन्होंने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की और झूमते हुए दर्शकों के बीच पहुंच गए। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म महोत्सव के लिए काशी से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। अमेरिका के कई इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम में आए इस खतरनाक बदलाव के लिए आर्कटिक ब्लास्ट यानी आर्कटिक महासागर और उसके आसपास के इलाकों से आने वाली बर्फीली हवाओं को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस बर्फबारी की वजह से कई इलाके बर्फ में जमे नजर आए। सबसे खराब हालात दिखे सिएटल के, जहां इतनी बर्फ गिरी कि पूरा शहर ही ठप पड़ गया। वहां के हवाई अड्डे से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रनवे ही नहीं हवाई जहाजों पर भी बर्फ जमा दिखा। विमान उड़ान भर सके इसके लिए काफी कोशिशें भी की गई, लेकिन बर्फीले तूफान के आगे किसी की एक न चली। आखिरकार उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इसका असर यात्रियों पर भी दिखा और बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर ही लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर हो गए। कुछ यही हाल कैलिफोर्निया में भी नजर आया। वहां अमूमन गर्म रहने वाले इलाके में भी इतनी बर्फ गिरी कि सब कुछ ठहर गया। जबरदस्त बर्फीले तूफान ने वहां की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। लोगों के लिए आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर इतनी बर्फ इकट्ठा हो गई कि उन्हें आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। जीवन में मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। हम अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस में कई ऐसे बच्चे से मिले जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आज हम आपको मिलवाएंगे चेन्नई की सविता श्री से। सविता श्री ने महज 4 साल की उम्र में अपने भाई के साथ चेस खेलना शुरू किया। उनकी सधी हुई चालें अब अच्छों को चकरा कर रख देती हैं। चेस चैंपियन सविता दुनिया भर में अपनी बुद्धि का लोहा मनवा रही हैं। सविता के पिता भास्कर सिंगापुर में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, लेकिन अपनी बेटी को चेस चैंपियन बनाने के लिए उन्होंने काम छोड़ दिया। अब वो सविता को लगातार आगे बढ़ाने में लगे हैं। My father was working in Singapore and then he came for me to accompany me for all the tournaments. And then I also need to study, like because when I was 8th grade and then like I have to study as well. So at that time my parents were really supportive and then they just told me to concentrate on chess. कम उम्र में ही सविता ने बहुत से खिताब अपने नाम किए। सविता ने नेशनल जूनियर चेस चैंपियनशिप अंडर 20 2021 में पहला स्थान हासिल किया। बेलग्राड चेस फेस्टिवल 2021 में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म के फाइनल राउंड में हिस्सा लेने के साथ कई और सम्मान भी अपने नाम किए। My most memorable moment was like when I won World Under 12 category in Spain, because that's my first World Under 12 category title. So I was so happy. सविता का सपना ग्रैंड मास्टर बनने का है। सविता के परिवार को उन पर गर्व है। परिवार को विश्वास है कि वो आगे भी भारत का नाम रोशन करती रहेंगी। मोनेस्ट्री मॉन्कस सरकार और WWF इंडिया के साथ मिलकर बेहद ऊंचाई पर स्थित भागा जंग वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जिनमें करीब 20 हाई एल्टीट्यूड लेक्स बहती है, उन्हें बचाने में लगे हैं। मिशन पानी की ये रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। We had a program saving wetlands sky high, so which was getting implemented across Himalayan
countries, and in India, the 5 Himalayan states. This is one of the wetland complex where we have around 20 lakes, out of which 12 are highly sacred for the Buddhist communities. And this particular complex is under the ownership of Tawang Monastery. So that's also an important summer grazing ground for yak, which is an important traditional livelihood means for the local community. So as that area is culturally, religiously very important, but at the same time it has got exposed to certain new threats, because now the alternate road to Tawang, which will be going just by the side of that water body. So the access to that area has improved, and because of which number of pilgrims started visiting has increased a lot. But there is so what we have found that now once number of people visiting that area has increased, the pressure on particularly the rhododendrons, which are found in the catchment area of the water bodies, has increased, because these are the woods they cut for firewood when they stay there for the night. We told them that, look, you want to keep this water body intact because it's a sacred, but if this catchment area is not secure, your water body will die because of the siltation. So this how we try to tell them that what are the pressure they need to look at and how they should communicate to the pilgrimage, because if we tell them, they will not follow it. But if Tawang Monastery Lama tell that these are not allowed, then obviously everybody will follow it. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल इस